बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब की मिसाल उस बैट्समैन की सी है जो आउट हो गए हों लेकिन उसके बावजूद भी वो क्रीज़ पे लेटे हों और तमाशाइयों को बुला रहे हों कि आप आ जाए और एम्पायर से मेरे आउट को नॉट आउट करा दिलवा दें। लेकिन आज लगता है कि उन्होंने सारा जो है वो क्रीज़ को ही कूदना शुरू कर दिया और विकेटें अपने साथ भगा के ले गए। वो इस तरह के आज जो अदम एतमाद की तहरीक पे उनके बारे में वोटिंग होनी थी, तो सुबह स्पीकर के ज़रिए जो डिप्टी स्पीकर जो ख़ुद इस वक्त स्टे ऑर्डर पे उनकी मेंबरशिप बहाल है, तो उन्होंने एक पहले ऑर्डर पढ़ के सुनाया और उन्होंने जो अदम एतमाद का मोशन था उसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद उन्होंने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और फिर इमरान खान साहब ने जाके असम्बली तोड़ दी और ज़ाहिर है कि उसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन उस पर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज शॉर्ट ऑर्डर दे दिया है, लेकिन अभी तफसीली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको सुनना है। इस मामले ने सारे पाकिस्तानियों को हैरान तो इसलिए कर दिया है कि इस वक्त पता नहीं इस मुल्क का सरबराह कौन है, इस मुल्क को कौन चला रहा है, कैसे चलेगा। और ये भी सबको तशवीश है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की आगे स्ट्रेटजीज़ क्या होगी। लेकिन अब ये मामला सियासी के साथ साथ ज़्यादातर अदालती और क़ानूनी भी बन गया है। इसलिए आज के जरगे में हमने क़ानून से मुताल्लिक़ लोगों को भी ज़हमत दी है और सियासत की ड्राइविंग सीट पे इस वक्त बैठी हुई जो दो जमातें हैं उनके नुमाइंदों को भी ज़हमत दी हैं। तो आज के जरगे में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक़ डिप्टी स्पीकर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और आज ही वो सारा दिन हेडलाइंस का हिस्सा रहे, टीवी हेडलाइंस का। जनाब राजा खालिद महमूद साहब जो कि डिप्टी अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है और हुकूमत के कुछ इक़दामात जिनको वो आइन की वायलेशन करार दे रहे हैं, तो उस पर एहतजाजन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त अब साबिक़ डिप्टी अटार्नी जनरल बन गए हैं। और फिर जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी है जियो न्यूज़ के, लेकिन वो भी आइन और क़ानून के बड़े माहिर बन गए हैं। तो पहले तो सिद्दीकी साहब आज आप अदालत में थे और जो शॉर्ट ऑर्डर है वो भी आपके पास है, तो ज़रा हमें भी समझा दीजिए और कौम को भी समझा दीजिए कि अदालत उज़्मा ने आज क्या ऑर्डर दिया है। अदालत उज़्मा का जो अभी थोड़ी देर पहले ऑर्डर रिलीज़ हुआ है उसमें उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़े कर दी हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो आज कौमी असम्बली के अंदर हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ थी, उसकी जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे जो रिपोर्ट हुई उसका एक नोट बना के उन्होंने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इसके बाद मुख्तलिफ़ जज साहिबान जो हैं वो भी उनसे आकर मिले और उन्होंने जो अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर मुस्तरद करने का जो मामला था उसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया और फिर चैम्बर में एक ऑर्डर पास किया गया, शॉर्ट ऑर्डर छोटा सा, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को मुश्तमिल एक बेंच जो है वो बनाया गया। उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो ये कहता है कि 184(3) के तहत ये सो मोटो नोटिस हम इसको कंसिडर करते हैं और उसका नंबर 1/2022 जो है आज खुद नोटिस नंबर 1 जो है वो अलॉट किया गया। फिर अदालत के इस हुक्म के में ये है कि अटॉर्नी जनरल और दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे वो उनको भी सुना गया और उसमें एक और चीज़ जो अदालत ने रखी है उसमें ये रखा है कि बादियुन नज़र के अंदर ये कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर ने जो इक़दाम किया है वो किसी फाइंडिंग के बग़ैर और मुखालिफ फ़रीक को सुने बगैर जो है वो जारी किया गया है। तो एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और फिर दूसरा जो है अदालत को कह रही है 184(3) की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हुए कि पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है वो प्रायोरिटी है कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और फिर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अदालत इस बात का भी जायज़ा लेगी कि डिप्टी स्पीकर का जो ये इकदाम है, जो रूलिंग है,
आया ये पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग 69 आर्टिकल के तहत जो प्रोटेक्टेड हैं और जो ऑस्टर क्लाज है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कॉल इन क्वेश्चन नहीं हो सकती किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो अदालत उसको भी देखेगी। और फिर उसके बाद पंजाब के अंदर जो सूरत हाल हुई है उस हवाले से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के हवाले से किया गया। और जो इसमें एक और अहम बात है वो ये है कि जितने भी रियासती ओहदेदार हैं और इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एंड बॉडीज़, उन सब को ये कहा गया है कि जो सिंध हाई कोर्ट बार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें आपको याद होगा ये वो केस है जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 3 नवंबर के इक़दामात जो थे उनको गैर आइनी करार दिया था। और उसमें पूरा अदालत ने कोड लिखा है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को एक्ट करना चाहिए। तो इसमें अदालत ने ये कहा है कि जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो भी इक़दामात होंगे वो इसके तहत होने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है वो किसी भी आइनी इदारे या आइनी ओहदेदार वो नहीं करेगा। और साथ ही पंजाब असम्बली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस हवाले से भी जो है वो अदालत ने कहा है कि वहाँ पे भी पब्लिक ऑर्डर जो है मेंटेन किया जाए। सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा गया है कि मुल्क के अंदर जो आइनी जो अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के हवाले से। और फिर यहाँ पे एक और मज़ेदार बात है वो ये है कि नेशनल असम्बली के इस अदम एतमाद की तहरीक में इन्वॉल्व जितनी भी सियासी जमातें थीं उनके हवाले से डायरेक्शन है कि वो पब्लिक ऑर्डर जो है जो पुरअमन सूरत हाल उसको बरकरार रखें। तो ये सियासी जमातों को जो है वो डायरेक्शन आ दी है और कल जो है वो लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा 1 बजे। अच्छा मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जो आज डिप्टी स्पीकर ने आपके अदम एतमाद के मोशन को ठुकरा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया है और ये मेरे सामने है कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और लॉयल्टी टू स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो इस लिहाज से तो उन्होंने आप लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया है। 197 लोगों को उन्होंने गद्दार डिक्लेयर किया। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अपोजिशन में जो बैठी हैं उनके सरबराहान को गद्दार करार दिया। बलूचिस्तान के बेशतर मेंबरान को उन्होंने गद्दार करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हम सब गद्दारों की फहरिस्त में। आप तो खैर पहले से ही गद्दार थे। आपको अब क्या अच्छा मुस्तफा साहब, ये इसमें इस तरह से है ना कि एक जो कौमी असम्बली का नुमाइंदा है वो अपने हल्के का नुमाइंदा होता है, यानी अवाम का नुमाइंदा। 197 का मतलब ये है कि 22 करोड़ अवाम में से 75% को आपने गद्दार करार। और फिर उसमें आज जो पहला सवाल चीफ जस्टिस साहब ने किया अटॉर्नी जनरल से, और उन्होंने यही उनसे पूछा कि क्या कोई फाइंडिंग ऐसी है कि जिसकी बुनियाद पे आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया है। कोई फाइंडिंग आज तक एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसमें उस खत के मंदरजात, वो तरसील जो वहाँ से आई, वाशिंगटन से हमारे सफ़ीर जो है वहाँ पर उन्होंने भेजी, कोई उसके ऊपर कमीशन कायम हुआ हो, कोई उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हो कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें कि ये तहकीकात हुई हैं और इन तहकीकात में ये चीज़ सामने आई है और इस बुनियाद पर ये तमाम मेंबरान जो है ये बाहर से सपोर्टेड थे। जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इनकी मीटिंग थी उसका जो अगर आप देख लें जो प्रेस रिलीज आई उसमें भी ऐसी बात नहीं थी। उसमें भी ये नहीं कहा गया था कि ऑपोजिशन इस कोई मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में शामिल है। उसमें भी ये नहीं कहा गया कि ऑपोजिशन किसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन आज जो डिप्टी स्पीकर साहब ने जो अपना ये रूलिंग दी, जो अपना फैसला सादिर किया, वो बिल्कुल खिलाफ कानून था। इसमें साफ़ी भाई जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने और दीगर आपके जो मेहमान हैं उनके सामने रखना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र ऑफ पावर अगर आप तारीख़ उठा कर देखें तो एक बड़ा ही मुश्किल मरला रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर जब भी हुई है बड़ी एक वायलेंट तरीके से दुनिया में होती रही है। हमारी तारीख़ अगर आप उठा कर देखें उसमें हमारी अपनी इस्लामी जो तारीख है बड़े वायलेंट ट्रांसफर ऑफ पावर वो तो माजी में, लेकिन अब जमहूरी ममालिक में तो बड़े तरीके से होता है सिवाय ट्रंप के। मैं इसी तरफ आ रहा था कि उसी वायलेंट ट्रांसफर ऑफ पावर को डेमोक्रेसी ने एक रास्ता प्रोवाइड किया, एक आईनी निज़ाम, कानूनी निज़ाम प्रोवाइड किया कि जिसके अंदर वायलेंस ना हो और बगैर वायलेंस के ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए। आज जो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने तमाम आईनी तकाजे, कानूनी तकाजे उन्होंने एक साइड पर फेंक दिए और उन्होंने कहा कि मेरा कानून मेरी मर्जी। अब ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जो स्पीकर साहब का जो ऑर्डर है, हमें बिल्कुल इस बात का इल्म है कि आर्टिकल 69 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली कहता है कि जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो क्वेश्चन नहीं की जाएंगी। लेकिन जो स्पीकर साहब का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर
आईनी तकाजे पूरे करने में नाकाम रहा है। वो आईनी तकाजे आर्टिकल 95 के अंदर बड़े क्लियरली दिए हुए हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस वक्त होगा वो 3 से 7 दिनों के अंदर अंदर उसके ऊपर वोटिंग की जाएगी, कराई जाएगी, और अगर वो मेजॉरिटी में इमरान से कामयाब हो जाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू होल्ड ऑफिस। तो आईनी तकाजा 95 में बड़ा क्लियर दिया हुआ है। अगर इंटरनल प्रोसीडिंग्स हो कोई पार्लियामेंट की कि मुझे सवाल नहीं करने दिया, मुझे सवाल नहीं पूछने दिया या कोई और उस तरह, तो उसके ऊपर ठीक है स्पीकर का फैसला हतमी तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन ये एक आईनी जिम्मेदारी थी कि जिसको आज वो अदा करने में नाकाम रहे हैं। और हम ये समझते हैं, और आज अभी थोड़ी देर में ऑपोजिशन की मीटिंग हो रही है, पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, बिलावल भुट्टो साहब बाकी तमाम ऑपोजिशन के सामने ये तजवीज़ रखेंगे कि कल हम बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त करें, इस्तदा करें कि जनाब एक जितना बड़ा ये बहरान में हमें धकेल दिया गया है, एक फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो जज साहिबान हैं वो इस मामले में बैठे। जिस तरह अभी कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा, इसके ऊपर बड़ी शदीद कंसर्न्स हैं। जज साहिबान खुद चलकर गए उस ऑर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब के पास। इससे ये आया होता है कि बाकी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसके ऊपर लोगों की बड़ी कंसर्न्स हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को हमें मैनेज करने की जरूरत है। हमारी आंखें और हमारी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट माजरत के साथ ही कहना पड़ता है कि एक टेंटेड पास्ट भी है। उसके अंदर मार्शल लॉज को सैंक्टिफाई किया गया है, उसके अंदर इलेक्टेड लीडर्स को फांसियों के घाट पर भेजा गया है। हम ये तवक्को करते हैं कि ऐसे मौके पे हम एक बड़े हिस्टोरिकल जंक्चर पे हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब से हमें बड़ी होप है कि वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन जिसकी माजी के अंदर कोई अच्छी तारीख नहीं रही, उसकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए भले साफी भाई मैं माजरत चाहता हूं, देखिए इलेक्शंस हम सब चाहते थे, इलेक्शंस ही हर चीज का हल है, लेकिन जो तरीकेकार इख्तियार किया गया उसके पीछे जो मेलिफाइड इंटेंशंस हैं कि वजीर आज़म एक तरफ वजीर कानून खड़े होते हैं, वहां पर वो अपनी तकरीर करते हैं, उसके आधे मिनट के अंदर अंदर डिप्टी स्पीकर रूलिंग पढ़ के सुनाते हैं, 2 मिनट बाद इमरान खान साहब टीवी के ऊपर आते हैं और टीवी पर आकर कहते हैं कि मैंने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया है कि वो असेंबली तोड़ दें। तो ये सारा कुछ पहले से प्लान किया गया था। ठीक, ये प्लानिंग जो की गई थी इससे अच्छा वो तो प्लान किया गया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने जो प्लानिंग की है वो अमेरिका के साथ मिलकर की है। और इस वक्त आज मैं देख रहा था कि उनके तर्जुमान जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसका जो प्रेस रिलीज़ है उसको भी एक दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी उसमें भी हुकूमत के मौक़िफ़ को उस मेमो से मुतालिक मान लिया गया है। तो अगर वाकई ऐसा हो कि एक गैर मुल्की और हुकूमत जिसका अभी उन्होंने नाम लिया कि अमेरिका, वो रियासत मदीना और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करना चाहती हो, तो फिर क्या उनके ये हक़ नहीं बनता कि वो ऐसा कदम उठाएं? देखें जी, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो कुछ आज किया है वो एक सियासी लीडर की हैसियत से नहीं किया। एक शिकस्त खुर्दा सियासी खिलाड़ी के तौर पे उसने बात की है, ये कदम उठाया जब इनके अपने मेंबरान कौमी असम्बली ने इन पे अदम एतमाद कर दिया। इनको पता चला, हमारी इंटेंशन ये है कि ये प्री प्लान एक इन्होंने मफरूज़े की बुनियाद पर एक स्टोरी बनाई है। जब इनके अपने मेंबरान ने अदम एतमाद इनकी हुकूमत पे कर दिया और इनको जब पता चल गया कि अब हमारे लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, तो ये सारी स्टोरी बनाई गई एक मफरूज़े की बुनियाद पे। और आज तक ये जो हमारी डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स हैं उसमें इस तरह के बहुत से मरासले आते रहते हैं। उसकी बुनियाद पे अगर हुकूमतों को असम्बलियों को इस तरह ख़त्म किया जाए तो मैं समझता हूँ फिर तो जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो अपनी मर्ज़ी के किसी भी सफारतकार को लगा के उससे एक मरासला मंगवा के तो असम्बली और पार्लियामेंट को बुलडोज़ करके रख देगा। और दूसरी जो खिलाड़ी ये कहता था कप्तान कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा, वो ऐसा दुम दुमा के भागे हैं मैदान से कि पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो तो कह रहे थे हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे और ग्राउंड में रहेंगे, तो ग्राउंड में ही नहीं उतरे। तो ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं और अपनी जो नाकामियां उनको छुपाने के लिए। तो फिर भी इन हाउस चेंज चाहती थी। अब अगर वो आप लोग तो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, तो अगर वो करने जा रहा है तो आप लोगों को अच्छा मैं एक आप सामने बात रखना चाहता हूँ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। देखें, जो जिस मफरूज़े का वो जिक्र कर रहे हैं वो कहते हैं जी एक मुल्क ने मेरी हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश की,
उसका तो सबूत कौम के सामने नहीं है, ना ही कोई किसी उस हवाले से एविडेंस, ना ही कोई कमीशन बना जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने बात की। लेकिन वो काम अगर उस हुकूमत ने नहीं किया तो इमरान खान ने खुद कर दिया, अपनी हुकूमत खुद डिज़ोल्व कर दी। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि जो काम दुश्मनों ने नहीं किया पार्लियामान के साथ, वो इमरान खान ने खुद कर दिया? जो वो किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि एक मुल्क है जो जिसकी मदद से ये साजिश तैयार हुई और मेरी हुकूमत का खात्मा वो चाहते थे, तो वो काम तो उन्होंने खुद कर दिया। अच्छा, एक बड़ा काम, ये जरा यार इस पे गौर करें कि वो साजिश तो कोई हमारे सामने उसके लिए कोई सबूत सामने नहीं है, तो खुद काम उसने खुद कर दिया। आज राजा साहब ने किया है कि राजा साहब इस मुस्तफ़ी हो गई डिप्टी अटॉर्नी जनरल के ओहदे से और एहतजाजन। तो क्या चीज़ आपको ऐसी नजर आई कि जिसकी वजह से आप इतने गुस्से में आ गए कि अपने ओहदे से इस्तीफा ले लिया? क्या बगैर काम? अच्छा साफी साहब, इनके साथ साथ एक और भी कराची से एडिशनल चार्ज था जिनके पास अटॉर्नी जनरल का, काशिफ सरवर, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि मुझे कथन कोई पीटीआई की गवर्नमेंट से तंगी नहीं थी। आई वॉज अपॉइंटेड वे बैक इन 2013 20 सितंबर, जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो मुझे अपॉइंट किया गया था। लेकिन मैं हकीकत आपको बताऊं कि तीसरी गवर्नमेंट है जिसमें मैं एज अ लॉ ऑफिसर सर्व कर रहा था, और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, शायद खाकान अब्बासी साहब की, और फिर उसके बाद केयर टेकर, और चौथी ये हो गई। इतने डिफ़िकल्टी हमें किसी गवर्नमेंट के दौरान नहीं हुई कोर्ट्स में केसेस को या उनके काजीज़ को डिफेंड करते जितनी इनकी रजीम के दौरान या इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुई। एक बात तो ये हो गई, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती थी, इलीगलिटीज़ ये कमिट करते थे, रूल्स को अडॉप्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से कोर्ट्स में जो लॉ ऑफिसर्स थे उन्हें ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था। और बाज़-औक़ात एक दफ़ा तो ये हुआ कि वो जज साहिबान जब, क्योंकि हम बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इन 8.5 सालों में या इनके 4 सालों में कभी भी ये नहीं किया कि गवर्नमेंट के किसी गलत काम को प्रोटेक्ट किया हो, डिफेंड किया हो या कंसीड किया हो। वहाँ बिल्कुल कैटेगोरिकल कहते रहे, बोल्डली कहते रहे कि जी ये हमारा इसमें बड़ा फेयर स्टांस है और गवर्नमेंट ने ये ब्लंडर कमिट किया है, ये गलत किया उन्होंने, ये यहाँ पे रूल्स को, प्रोसीजर को या आइन को, कानून को वो वायलेट किया है। तो एक दफ़ा बल्कि कोर्ट में ये हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, तो जज साहिबान थे, उन्होंने कहा जी कि मुझे मुखातिब करके कहा कि राज साहब ये गवर्नमेंट तो आपकी ही है ना, आपने ही डिफेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी ये नया पाकिस्तान है, मैं क्या कहूँ। पीछे से एक वकील साहब बोले, वो कहने लगे ये नया नहीं बल्कि गया पाकिस्तान है। हालत ये थी। तो इसलिए आज तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, यानी हम यहाँ बैठे मुस्करा रहे हैं, सारी बात है, लेकिन दिल खून के आंसू होता है। हकीकत में अगर आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, दो इट्स वेरी शॉर्ट, वेरी प्रिसाइज, मुख्तसर सी हमारी डेमोक्रेटिक तारीख है। बाकी तो आपको पता है डिक्टेटर्स रहे, डिक्टेटर्स आके पीसीओ या इस तरह से कोई कानून लेके आते थे अपनी मर्जी के, वो कम से कम उसके मुताबिक तो चलते रहे, जो वो लाते थे उसकी वायलेशन भी उन्होंने नहीं की। लेकिन यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इसकी तामीर में, इसकी तरवीज में हमने मुल्क गनवा दिया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मेहनत के बाद हासिल हुआ। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से आप क्या समझते हैं कि आज ज़ाहिर बात है कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक टेबल हुई हो तो वो असम्बली नहीं तोड़ सकता, लेकिन जब स्पीकर ने आज जो कुछ किया तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि उनका असम्बली तोड़ने का आर्डर लीगल है या इलीगल है? मैं कहता हूं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो एक्ट था वो टोटली इलीगल था। ये जो उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया ना, उससे अगर आप प्लेनली पढ़ लें, 5(1) को पढ़ते हैं, 5(2) को भी साथ मिला के पढ़ें, ये हर सिटीज़न जो है पाकिस्तान का, एवरी सिटीज़न इज़ बाउंड एंड अंडर ऑब्लिगेशन टू शो इज़ लॉयल्टीज़ विद पाकिस्तान। ठीक है, मुल्क का वफादार होना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसी तरह अदारों के लिए भी लिखा गया। उस आर्टिकल का कोई नेक्सस नहीं था आज की कार्रवाई से, या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसके साथ कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं था। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तेज़ी में जो वज़ीर कानून है इस वक्त, जिनके पास एडिशनल चार्ज है या एक्टिंग चार्ज है, उन्होंने तेज़ी में पढ़ा
और ऊपर डिप्टी स्पीकर एक तोता जैसे रटा रटाया, उसने कोई 2 जुमले वो अटर किए और फ़ौरन वो चला गया। और साथ ही आपने देखा कि एक रिकॉर्डेड स्पीच चली, असम्बलीज डिज़ोल्व हो गई और साथ ही पता चला कि प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया या असेंबली को अप्रूव कर दिया, इस तरह की न्यूज़। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद ये 2 बुनियादी सवाल भी, क्योंकि एक नोटिफिकेशन मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसमें कैबिनेट डिवीज़न का ये कहा गया है कि आज के बाद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो ये जानेंगे अपने मेहमानों से कि इस वक्त हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और इस वक्त असम्बली है या नहीं है, और इसी तरह कई और सवाल भी है जो इनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में क़य्यूम सदीकी साहब, ज़रा मुझे एजुकेट कर ले, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये नोटिफिकेशन है, उसमें कहा गया है आज 3 अप्रैल का कैबिनेट डिवीज़न का कि इमरान खान साहब इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आम हालात में अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन वो बैठ के केयर टेकर का तयन करते हैं। अब जब असम्बली तहलील हो गई है तो फिर तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं रहा, उसका तकर्रुर कौन करेगा? तो इस वक्त क्या पोजीशन है, हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, और उस आज के फैसले में इस सिलसिले में कोई रहनुमाई की गई है? आज के फैसले में इस तरह की तो कोई चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का लफ्ज़ ज़रूर है वहाँ पे, और उनको फरीक भी बनाया गया। लेकिन अगर देखें आप साफ़ी साहब कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ही शिकायत कुनिंदा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ही शिकायत के ऊपर अब खुद बैठ के एक फ़ैसला किया, खुद ही फ़ैसला किया, फिर खुद ही जो है वो सब कुछ किया, यानी कि खुद ही मुद्दई थे और ख़ुद ही मुनसिफ थे। ये जो इस किस्म का इंसाफ जो है वो उन्होंने फ़राहम किया है, और उस इंसाफ की ज़िम्मन में आपका जो कौमी असम्बली के 197 अरकान हैं उनके ऊपर आर्टिकल 5 इन्वोक कर दिया विदाउट एनी फाइंडिंग। तो उसके बाद तो ऐसा लगता है मुझे कि मेरी नज़र में तो ये आइनी इक़दामात नहीं है। मुझे तो सूरत हाल ऐसी लग रही कि शायद कोई शहरी मार्शल लॉ या सिविल मार्शल लॉ सिविलियन कू हो गया, सिविलियन कू इमरान खान साहब ने अपनी लेकिन उस मार्शल लॉ का सरबराह कौन है? क्योंकि अभी तक सदर ने तो ये नोटिफाई नहीं किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंटिन्यू करेगा इमरान खान। ये आर्टिकल 94 है कि अगर वो किसी भी वजह से नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं होता तो 94 में पुराना जो है वो कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि नया नहीं। तो इस वक्त मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मसलन ये ऑर्डर तो आ गया है कैबिनेट डिवीजन का, बिल्कुल। तो उस सिलसिले में सदर साहब का कोई ऑर्डर आया है कि भाई हमारी नज़र में तो अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एज्यूम किया हो कि इस वक्त क्या सूरत हाल हुई है, आइन के कौन से आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं भी या नहीं हैं। नोटिफिकेशन उनको डी नोटिफाई हो चुके हैं। अगर उनकी ही बात को मान लिया जाए तो इस वक्त तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। और असम्बलियों के तहलील का जो असम्बली की तहलील का उनका एडवाइस था उसको सदर ने साइन कर दिया है। वो पार्लियामेंट डिवीजन है, उसका नोटिफिकेशन तभी तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद जो है ये कैबिनेट डिवीजन ने वो सूबाई काबीना और प्राइम मिनिस्टर का। अब देखें ना, अगर असेंबली ही मौजूद नहीं है, बुनियाद तो है ना कि प्राइम मिनिस्टर वो होगा जो नेशनल असेंबली का रुकन होगा। वज़ीर आज़म के असेंबली ही नहीं है। वज़ीर आज़म और असेंबली के खत्म होने का ऑर्डर तो आ गया है, आ गया, लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं आया है कि भाई कौन। हाँ, हमारी आज जो हम होप कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में हम जब गए वहाँ पर कि एज इंटरिम रिलीफ वहाँ पर जो डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग है उसको सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि अगर उसको और अगर कल भी उसको सस्पेंड नहीं किया जाता तो प्रेसिडेंट वो आईनी तकाजे उस एडवाइस के तहत जो उन्हें वज़ीर आज़म ने दी है असेंबली तोड़ने के, वो लेना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने असेंबली की डिसोल्यूशन पे साइन कर दिया और उसके बाद अब आर्टिकल 224 कॉन्स्टिट्यूशन का किक इन हो जाता है। आर्टिकल 224 आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली जब हो जाती है तो वो फिर एक पूरा प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि जिस प्रोसीजर के तहत सबसे पहले वज़ीर आज़म और आउटगोइंग असेंबली के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो दोनों आपस में मुशावरत करेंगे केयर टेकर कैबिनेट के लिए। अगर उनकी मुशावरत कामयाब नहीं होती तो फिर स्पीकर नेशनल असेंबली एक कमेटी फॉर्म करेंगे। अगर कमेटी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो ये मामला चला जाएगा ईसीपी के पास, और फिर ईसीपी जो है जो नाम ईसीपी को भेजे जाएंगे उन नामों में से एक नाम वो चूज करेगा।
अब ये सारा जो प्रोसेस है ये आर्टिकल 224 गालिबन खैर उसके अंदर कुछ सब सेक्शन है उसका जिसके मुताबिक 3 दिनों के अंदर कंप्लीट होना है। तो अगर आज हमें इंटरिम रिलीफ नहीं मिला, कल हमें इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता, तो फिर आगे अगले कल मोस्ट प्रोबेबली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को खत लिख दिया जाएगा और परसों जो है वो फिर एक केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करनी पड़ेगी 3 दिनों के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, 224 का ए कहता है। तो ये सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और फिर ये चीजें अनडू करनी मुश्किल होती चली जाएंगी कि जब एक केयर टेकर कैबिनेट भी इन प्लेस आ जाएगी तो हमारी जो आज भी हमारी इस्तदा है बड़ी मुद्दबाना अदालत आलिया के आगे कल भी होगी। एक तो फुल कोर्ट बनाने की होगी और दूसरा कि एक इंटरिम रिलीफ दिया जाए। लेकिन अगर इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ये चीजें आगे इतनी चली जाएंगी कि जिनको फिर अंडू करना खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब्बासी साहब, आप खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं और आप लोग बार बार ये मुतालबा करते कि जी पार्लियामेंट को सॉवरन होना चाहिए और पार्लियामेंट को खुद मुख्तार होना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है कि एक इख्तियार को मसलन जज के पास एक इख्तियार होता है, वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है या गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। इसी तरह पार्लियामेंट का अपना एक इख्तियार है, वो उनके अपने ज़मीर पे कि उसको सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। तो ये इख्तियार तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है ना, और इसको आप लोग अपने पार्लियामेंट के मामलात को अदालत के ज़रिए क्यों निपटाना चाहते हैं? देखिए, ये तो मजबूरी की सूरत में अब पूरी कौम इस वक्त जो आइनी बुरान है और जो गैर आइनी तौर पे आज जो तहरीके अदम एतमाद को रिजेक्ट किया गया और आर्टिकल 5 का सहारा लेके, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पार्लिमान को अगर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो, तो फिर अपने इख्तियारात से तजावज़ हो या जो इख्तियार ही ना हो उसके पास उसका वो इस्तेमाल करे, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, देखें ये पहले जब हमारी तहरीक अदम एतमाद जमा हुई 14 दिनों में इन्होंने उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की। 95 की उस तशरीह के लिए ऑलरेडी ज़ेरे समात था ये मैटर, तब भी कोई बात नहीं हुई। फिर जब 28 को सेशन हुआ तो 3 को इसको डिस्पोज ऑफ करना था। हमें ये तवक्को ज़रूर थी कि कोई ऐसा हरबा ये इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के अंदर सारी अपोजिशन को कि शायद वोटिंग रोकें, शायद काउंटिंग में कोई गड़बड़ करें, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह बुलडोज करके रख देंगे। अच्छा। तो ये देखें, जब अगर आइन से तो कोई मारवा आइन नहीं है कि वो आइन को बुलडोज करे, और पार्लियामेंट का जो राइट है हमारा एज ए मेंबर, कौम के नुमाइंदे हैं 22 करोड़ अवाम के, अगर वो हमें हक ना दिया जाए जो आइन में भी है और हमारे रूल्स में भी है, तो फिर पूरी कौम की और पार्लियामेंट की अब उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, अदालत की तरफ हैं। आज हमें तवक्को थी कि इंटरिम हमें रिलीफ ज़रूर मिलेगा। देखें, जजेस ने कंसर्न शो किया है, कानून के माहिरीन ने किया है, सारे बार्स ने किया है, सुप्रीम कोर्ट बार ने किया है, साफ़ियों ने किया है, हर तबका फ़िक्र ने इस पे अपने कंसर्न्स शो किए हैं। अच्छा, सारी नज़रें राजा साहब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ इससे पहले जो बार एसोसिएशन का जो उनके पास पिटीशन था उसमें हम देख रहे थे, क़य्यूम सदीकी साहब बेहतर जानते हैं कि चूँकि पार्लियामेंट का मामला था तो मजमूई तौर पर अदलिया अपना टोन वो एक एडवाइज़री रखना चाहती थी। अब ठीक है, जिस तरीके से एक जज को ये इख्तियार नहीं है या अदलिया को ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी का इख्तियार ले लें, तो यहाँ पे एक लिहाज से अगर हम देखें तो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करके ख़ुद डिप्टी स्पीकर ने जज का किरदार अदा किया है कि सबको जो है गैर मुहब्ब वतन करार दे दिया है। तो इस मामले में आप क्या समझते हैं कि आगे बढ़ के यानी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उधर पार्लियामेंट की अपनी एक सेंटिटी और सॉवरेनिटी भी है, तो एक तो जो उन्होंने ये इख्तियार आर्टिकल 5 को इस्तेमाल किया है, इसके बारे में अदालत उज़्मा का इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के मामलात में इतना कुल के सामने आ जाए। देखें सलीम भाई, जो आर्टिकल 69 है ना, जिस वो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके 2 क्लासेस। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट
अब इसका वन क्या है, दी वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन मजलिस शूरा ब्रैकेट्स में आ गया पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी और ऑफ प्रोसीजर। यहाँ इरेगुलरिटी नहीं है, ना ही प्रोसीजर, ना ही प्रोसीजर की बात है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन थी that was not complied with, rather it was grossly and blatantly violated। ठीक है, तो therefore the Supreme Court of Pakistan, being the custodian and guardian of the Constitution, has to protect the Constitution, provide safeguard to the institutions as well as the citizens of the Pakistan, कि कोई बंदा भी जो काम करे ही हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। हर अदारे को इस किताब के मुताबिक चलना है, इस किताब से मावरा अगर चलेंगे तो ये मुल्क नहीं रह सकता अनफॉर्चुनेटली। आज मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस किताब के पे वार नहीं किया, बल्कि इस सब्ज़ किताब सब्ज़ झंडे पे भी वार किया। इन्होंने मुल्क की सलामती को, उसकी सिक्योरिटी को चैलेंज किया ये काम करके। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये सिविल को है, ये समझे कि एक सिविलियन मार्शल लॉ है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, कि जी जो होगा वो मेरी मर्जी, मेरी विम्स और विशेस के मुताबिक होगा। कानून वही है, आइन वही है जो मेरे दिमाग में यानी अगर रूटीन के मैटर्स हो या कानून साजी हो या छोटी मोटी इरेगुलरिटीज़ हो तो उसमें तो अदलिया मुदाखिल है, लेकिन अगर आइन की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही हो तो फिर अदलिया का इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट के अदलिया का बिल्कुल इख्तियार वहाँ पे मौजूद है। इससे पहले भी कुछ मिसालें मिलती हैं, 17वीं तरमीम आपके सामने है, तो अदलिया ने बहुत सारे, और ये नेस्काम का केस है उसमें भी जो लॉ बनाया था पार्लियामेंट, देखें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पूरी दुनिया में मुसलमान है कि तीनों अदारे सेपरेशन ऑफ पावर्स के असूल के तहत या उसकी डॉक्ट्राइन के तहत वो अपने अपने डोमेन में रह के अपने अख्तियारात को एक्सरसाइज करते हैं। जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर है। लेकिन पाकिस्तान में एक नहीं, इससे पहले कई फैसले ऐसे हो चुके हैं कि जहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन के पिलर्स को हिलाया गया या उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ा गया तो अदालतें हरकत में आती रहीं। यहाँ पे तो ये अनहोना काम हुआ। ये इससे पहले देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, इस तरह की नौबत नहीं आई। इंग्लैंड में 11 दफ़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, इस तरह का काम नहीं हुआ। इंडिया में मुतअद्दिद बार नरसिम्हा राव के खिलाफ 27 मरतबा इंडिया में, आप अंदाज़ा करें कि 47 से लेके आज तक 27 दफ़ा उसमें नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी और इस तरह के जो बड़े बड़े लोग, वाजपेयी के ख़िलाफ़ आई, मोदी के ख़िलाफ़ आई, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ कि बंदा अपनी बारी लगा के या हार के विकेट पे लेट जाए या विकेटें उखाड़ के भाग जाए। वो शायद चूंकि जेन्युइन तरीके से आए थे तो इसलिए उनके लिए कई आपसे और भी मैंने बोला कुछ जानना है, लेकिन एक ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद आपको। जिरगे में कयूम सिद्दीकी साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, मैं राजा साहब की बात कर रहा था, ये नो कॉन्फिडेंस का बात जिक्र कर रहे थे। तो वाजपेयी साहब जब आपको पता है कारगिल हुआ था तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी। इंडिया के अंदर जो है वो 27 मरतबा नो कॉन्फ्रेंस मोशन आई और 15 दफ़ा तो सिर्फ इंदिरा गांधी के खिलाफ आई। और वाजपेयी साहब जब ये कारगिल इशू था उस वक्त इनके खिलाफ नो कॉन्फ्रेंस हो चुका था और एक वोट से माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर थे ये, और ये कारगिल में गए थे। लेकिन वहाँ पे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई, जबकि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज शरीफ जब गए थे क्लिंटन साहब के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर अब यहाँ मुझे एक आज का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद को सिर्फ पब्लिक ऑर्डर तक महदूद कर रही है। क्या अच्छी तर्ज हुक्मरानी और आइन के तहत तर्ज हुक्मरानी मेरा बुनियादी हक नहीं है? वो क्यों नहीं है? क्यों अदालत अभी तक प्रेमा फेशाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है आर्टिकल 5 को इन्वोक करने के हवाले से? और मेरे लिए तो एक पाकिस्तानी के सबसे बड़ा मसला ये कि इस वक्त मैं हैरान हूँ कि मेरी असम्बली है या नहीं है, और मेरा प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है, मेरा लीडर ऑफ अपोजिशन है या नहीं है। तो वैक्यूम के अंदर इस वक्त हम लटकता पाकिस्तान है, मतलब ना हम पुराना पाकिस्तान है ना हम नया पाकिस्तान, हम इस वक्त लटकता पाकिस्तान है। तो अच्छा, ये एक और बात, सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन थी उसकी पहली प्रेयर जो है वो ये थी, जो आज कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी और बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ना ले, ये पहली थी। और इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है उन्होंने कोर्ट को कमिटमेंट दी थी पहली 4 प्रेयर्स के ऊपर। उन्होंने कहा इस पे मुझे कोई केवल नहीं, इस पे मैं
बिल्कुल ये अच्छा, वक्त हमारा चूंकि ख़त्म है और बहुत कम, तो राजा साहब मुख्तसर मुझे बताइए, अब 3-4 जगहों पे हमने आइन की वायलेशन देखी। पहले रिक्विजिशन पे वो वक्त पे इजलास नहीं बुलाया गया, फिर ये जो अदब एतमाद की वोटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वायलेट करके नहीं की गई, फिर अब प्राइम मिनिस्टर ने असम्बली तोड़ दी। अब अगर वो वाला ऑर्डर वैलिड नहीं है डिप्टी स्पीकर का, तो फिर यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि आर्टिकल 6 यहाँ लग सकते हैं? मैं वैसे दिन को तो कह चुका हूँ कि आर्टिकल 6 इसे, यानी मेरे ख्याल में बात तो सख्त हो जाएगी, लेकिन ये इनकी जो मेलाफाइडी है, जिस तरह से मसलसल स्टेट के सबसे ज़िम्मेदार फ़र्द होने के नाते, चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान होने के नाते मसलसल आइन की धज्जियाँ बिखेरते रहे, और 8 मार्च से लेके यानी 14 दिनों के अंदर इजलास बुलाना मैंडेटरी था। शेल वर्ड इस्तेमाल हुआ है 54(3) में, उसकी इन्होंने वायलेशन की। फिर उसके बाद ये है कि गिनती के जो टाइम दिया गया उसकी इन्होंने वायलेशन की, और सब कुछ आज इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो था, जो एक किताब थी, इसे रद्द करके ये रद्दी का एक समझे कि। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी जमात या इनकी जमात, आप लोग जब बार बार कह रहे हैं कि भाई आइन की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है, तो इस बुनियाद पे आप ये मुतालिका जो शख्सियात है इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी अदालत से रुजू करेंगे? क्यों नहीं जी, देखें, गुजारिश ये है कि अगर हमने ये एक बतौर मजाक ही लेना है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और जिस तरह अभी राजा साहब ने इशारा किया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक बहुत बड़े साने के बाद बनाया, हमने आधा पाकिस्तान लूज किया और उसके बाद हमने मिल बैठकर इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया, और फिर उसके साथ भी जो हम करते रहे वो भी हमारे सामने ही है। लेकिन पाकिस्तान ने इंशाल्लाह इकट्ठे रहना है तो इसके ऊपर मनोवन अमल भी करना है, और फिर जो लोग इसको इजीली लेंगे, जो इसकी प्रोविजंस को ब्लेटेंटली वायलेट करेंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो होने चाहिए। अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो कोई डेटरेंस भी नहीं होगी। कल को मैं हुकूमत में हूं और अगर मैं इसी तरह आइन को ट्रीट करना शुरू कर दूं, उन सेक्रेट प्रोविजंस को वायलेट करना शुरू कर दूं, तो फिर जो प्रेसिडेंट पड़ा हुआ है पहले मेरे से, तो मैं तो सिर्फ उसी पे अमल कर रहा हूँ। अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो फिर मेरे लिए भी नहीं होने चाहिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस। Therefore, there must be consequences, and while the Supreme Court adjudicates upon the matter before it, उनको इस चीज के ऊपर बाकायदा कंसिडर करना चाहिए कि जो वायलेशंस की गई हैं इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक, ये आज तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को काम रहने का कहा है जी। जाहिर बात है कि सड़कों पे निकलना और ये हल्ले गुल्ले तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन के पास पॉलिटिकल साइड पे क्या ऑप्शंस हैं और पॉलिटिकल साइड पे आप लोग क्या रेमेडी कर रहे हैं इसका? सबसे पहले तो आज हमारी वो मशावरत भी है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है उस हवाले से हमें उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इंशाल्लाह उस पर अब सारी जो अपोजिशन जमातें हैं वो बैठ के बनाएंगी, और उस हवाले से बिल्कुल हम मैदान में उतरेंगे और टफ टाइम देंगे। मैं समझता हूँ कि सियासत के मैदान में जो कुछ आज हुए है ना, पाकिस्तान की तारीख की, मतलब पार्लियामेंट की तारीख में कभी नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। और इमरान खान ने जो पार्लियामान के साथ और आइन के साथ किया और अपने दोस्तों के साथ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से करवाया, वो भी शायद आइंदा सियासी तारीख में कोई एक इजाफा करता चलूँ। आपने सवाल किया ना कि हाई ट्रीजन में आता है या नहीं आता। जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, आप उसके बगैर काम कर रहे हैं और आप पाबंद है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने के, इसका मतलब है कि वो हेल्ड इन अबेयंस हो गया। हेल्ड इन अबेयंस होगा तो आर्टिकल 6 अटैक करता है। बहरहाल मैं ये नतीजा खस कर सकता हूँ कि अब सब नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ है और हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।